हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है, जो उनकी सबसे ज्यादा चर्चित व्यंग्य कृति रही है। ये पाठ वॉयसरॉय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वॉयसरॉय रहे। कहने को तो कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, लेकिन उन सब का उद्देश्य गोरों का यानी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों की भलाई के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना था। लॉर्ड कर्जन सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बंगाल का विभाजन भी किया, लेकिन सेना में अपनी मनपसंद के एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाने के चक्कर में उन्हें देश और विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा जल्दी मंजूर भी कर लिया गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को दिखाने का प्रयास किया है। लेखक ने ये गद्य उस समय लिखा जब प्रेस पर पाबंदी चल रही थी। इस पाठ के जरिए लेखक भारत में लॉर्ड कर्जन का शासन खत्म होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का एक न एक दिन अंत जरूर होता है, लेकिन ना तो देशवासियों ने और ना ही खुद कर्जन ने ही कभी ये सोचा था कि इतनी जल्दी उनके शासनकाल का अंत हो जाएगा। इस बात से ये पता चलता है कि वॉयसरॉय और देशवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, जिस पर दोनों का कोई बस नहीं। यहाँ पर तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को कहा गया है, जिसका आदेश हर किसी को मानना पड़ता था और लॉर्ड कर्जन को भी मानना पड़ा। लेखक आगे कहते हैं कि किसी से भी बिछड़ने का समय बहुत अधिक दुखदायी होता है, इसीलिए आज कर्जन से बिछड़ने पर सभी देशवासी बहुत दुखी हैं। वैसे तो जब कर्जन दूसरी बार वॉयसरॉय बनकर भारत आए थे, तब भी भारतवासी खुश नहीं थे। भारतवासी यही चाहते थे कि कर्जन इस देश को छोड़कर कल ही वापस चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि उन्हें कर्जन का देश देखने का मौका तो नहीं मिला, इसीलिए वो ये नहीं जानते कि वहां पर एक दूसरे से बिछड़ते समय लोगों को दुख होता है या नहीं। लेकिन हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। इस बात को लेखक एक कहानी के जरिए बताते हैं कि एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। उनमें से एक गाय काफी बलशाली थी तो दूसरी कमजोर थी। बलशाली गाय अक्सर कमजोर गाय को अपने सींगों से मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस बलशाली गाय को एक पुरोहित को दे दिया। बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली कमजोर गाय बहुत दुखी रहने लगी और उसने उस दिन भर कुछ नहीं खाया। लेखक कहते हैं कि जिस देश में पशुओं को भी एक दूसरे से बिछड़ते समय दुख होता है, तो जरा सोचिए उस देश में मनुष्यों की क्या दशा होती होगी। लेखक कहते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए, एक न एक दिन सबको लौटकर अपने देश जाना पड़ा, इसीलिए कर्जन को भी एक दिन वापस जाना ही था। लेकिन उसके शासनकाल का अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेखक बताते हैं कि जब कर्जन दूसरी बार भारत आए थे तो उन्होंने मुंबई में उतरते वक्त कहा था कि यहाँ से जाते समय मैं भारत को ऐसा बनाकर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो वर्षों तक चैन की नींद सो पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। कर्जन ने अपनी गलत नीतियों के कारण पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, जिससे चारों ओर अशांति फैल गई, जिसे ठीक करने के लिए भारत आने वाले नए शासकों को अगले कई सालों तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस देश में कर्जन ने जितनी इज्जत पाई, यहाँ से जाते समय वो सब खत्म हो गया। लॉर्ड कर्जन की दिल्ली में एक अलग ही शान शौकत थी। भारत आकर उन्होंने बहुत ही सम्मान और धन दौलत कमाई। कर्जन और उसकी पत्नी सोने की बनी कुर्सी पर बैठा करते थे। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। लेकिन यहाँ से वापस जाते वक्त कर्जन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी।
काउंसिल में गलत कानून पास कराने पर और बार बार इस्तीफे की धमकी देने के कारण उनका प्रभाव कम होने लगा और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। कर्जन ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि इस देश की जनता पढ़े। उसने बंगाल को भी 2 भागों में बांट दिया था। लेखक कर्जन से सवाल करते हुए कहते हैं कि कर्जन, आप यहाँ क्या करने आए थे और क्या करके चले गए? एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के भलाई के लिए कार्य करे, लेकिन आपने आंख बंद करके कार्य किए, प्रजा की कोई बात नहीं सुनी। लेखक कहते हैं कि कैसर यानी जर्मन तानाशाह और जार यानी रूस के तानाशाह शासक भी कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लिया करते थे और आसिफ शाह की प्रार्थना सुनकर नादिर शाह ने क्षण भर में ही दिल्ली में कत्लेआम रोकने का हुक्म दे दिया था। लेकिन अपनी प्रजा की बात सुनना तो दूर, लॉर्ड कर्जन ने उनको कभी अपने पास आने तक नहीं दिया। भारत की 8 करोड़ जनता ने कर्जन से बंगाल का विभाजन न करने की प्रार्थना की, लेकिन उसने अपनी जिद में किसी की कोई बात नहीं सुनी। इस देश की जनता को यह विश्वास था कि सभी चीजों का एक न एक दिन अंत होना निश्चित है, इसीलिए उनका ये दुख भरा समय भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्जन ना तो इस भारत को समझ पाया और ना ही इस देश के लोगों का प्यार और विश्वास जीत पाया, जिस बात का लेखक को बहुत दुख है। लेखक राजकुमार नर सुल्तान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के कई साल नरवरगढ़ में बिताए थे। अपने जीवन में संकट आने पर उन्होंने नरवरगढ़ में चौकीदारी से लेकर ऊंचे पदों तक काम किया। जब वह वापस अपने घर लौटने लगे तब उन्होंने नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि विपत्ति के समय उन्होंने वहीं आश्रय लिया था। लेखक कहते हैं कि हे कर्जन, जिस देश ने तुमको इतना सब कुछ दिया, क्या इस देश से जाते वक्त तुम इसका शुक्रिया अदा कर पाओगे? क्या तुम ये कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत बहुत कुछ पाया, लेकिन मैंने तुझे नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त कर सके और मेरे बाद आने वाले शासक तेरे इस महान गौरव को समझें। लेखक कहते हैं कि हे कर्जन, तुम्हारे इतना कहने मात्र से ही ये देश तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन आगे लेखक फिर से कर्जन को व्यंग्य करते हुए यानी ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, कि ना तो तुम्हारा इतना बड़ा दिल है और ना ही तुम में इतनी उदारता है।